सभी दर्शकों को नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। और आज है 11 मई 2023 और हम लोग बैठे हुए हैं सूरतगढ़ में और मेरे साथ बैठे हैं मेरे मम्मी पापा यानी कि श्री लाजपत राय भाटिया और श्रीमती राज रानी भाटिया। 11 मई 2023 और अब हम बात की शुरुआत करेंगे 11 मई 1968 से, यानी कि ये वो दिन था आज से 55 साल पहले जबकि मम्मी पापा का विवाह हुआ था। तो मुझे सबसे पहले पापा जी ये बताएंगे कि रिश्ता तय कैसे हुआ, क्योंकि हर रिश्ते में कोई ना कोई माध्यम, कोई ना कोई कड़ी होती है। तो आपका रिश्ता किस प्रकार से तय हुआ, कृपया बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न है। रिश्ता मेरा ऐसा हुआ कि मैं सेंट्रल स्टेट फार्म सूरतगढ़ में एलडीसी में काम करता था और वहाँ पर श्रीमती जी के कज़न, इनके मामा जी के लड़के, मौसी जी के लड़के, यानी कि आप त्रिलोक मामा जी की बात कर रहे हैं। उनकी बात कर रहा हूँ। वो वहाँ पर अपने डिपार्टमेंट की कुछ वीट वगैरह और दूसरी आइटम जो है ना फार्म से कलेक्ट करते थे। तो उनको ये पता था कि ये मतलब लड़का हमारे परिवार से है और उन्होंने शायद अपनी बुआ जी को, क्या मौसी जी को बताया कि ऐसे लड़का है, अगर आपको पसंद हो तो आप बात को आगे बढ़ाओ। तो उन्होंने मेरे भाई साहब वीर जी ताराचंद जी को बताया कि हमारी बेटी के लिए अगर आप रिश्ता देना चाहो तो हमें मंजूर है। तो उनके माध्यम से, और जो हमारी भरजाई जी थे वो भी उनकी क्या लगती है, इनकी बुआ लगती है, बुआ लगती है। तो उन्होंने इस तरीके से परिवार के अंदर ये रिश्ता तय हुआ। अच्छा, बहुत बढ़िया। यानी कि त्रिलोक मामा जी एक मध्यस्थ रहे आपके विवाह में। अब मम्मी ये बताएगी कि जैसे ही आपको सूचना मिली कि आपका रिश्ता जो है वो पापा जी से तय किया जा रहा है, तो आपके मन में क्या रिएक्शंस हुए? इतना सोचने का उस टाइम इतना दिमाग ही नहीं था ना, इतना टाइम था। बस ठीक है, मेरे बाबूजी ने ये बताया कि राज दी बिल्टी काटा है, बेटी वो थे आके वो चरणजीत पापा जी और आंदे घर थोड़ा रंग रुंग पाया ते जो समान देना सी दिता। मेरे बाबूजी और गए सी गंगानगर, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਸ ਪਲੇਸ ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਚਰਨਜੀਤ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਜੋ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ। ਰੰਗ ਰੁੰਗ ਪਾਇਆ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਰਿਵਾਜ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਰੰਗ ਰੁੰਗ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂ, ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦੇਣ ਲੈਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਰੰਗ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। मतलब चेंज आया टाइम में। अच्छा, फिर आपकी शादी जो है 11 मई 1968 को जो है वो संपन्न हुई लुधियाना में। तो पापा जी ये बताएंगे कि बाराती जो है कौन कौन थे? बाराती तो जितने भी चाहते बन सकते थे, क्योंकि हम 6 भाई और बहनें, आपको पता ही है। हाँ, पूरा एक कबीला जो है। उसके अलावा मतलब हमारे दादाजी का जो परिवार था वो बहुत लंबा चौड़ा, तो छांट छांट के लगभग 50-55 आदमी जो एक बस में आ सकते थे वो सारे बाराती बने और वहाँ जाके हमने ये रस्म पूरी की। अच्छा, फिर भी बारातियों में एक तो क्या होता है कि बारात की, भारत में बारात की एक परंपरा है कि एक फुफ्फड़ होता है वो रूठ जाता है। फुफ्फड़ का रूठना जो है ना, मुझे तो लगता है कि भारतीय परंपरा और संस्कृति का एक अनिवार्य हिस्सा है। या पंजाबियों की बारात में
कोई ना कोई एक आधा शराब पीकर जरूर लुढ़क जाता है, फिर उसको संभालते फिरते हैं। ये सब इवेंट्स जो है ना, एक प्रकार से मुझे लगता है कि संस्कृति का हिस्सा सा बन चुके हैं। तो आपकी बारात में भी कोई ना कोई आदमी जरूर नाराज हुआ होगा। तो हाँ, ये सही बात है। ये ऐसा था कि जो मेरे सांडू साहब हरबंस लाल भाटिया, वो थोड़ा ना मजाकिया किस्म के थे, और वीर जी हरदयाल जो थे ना, हरदयाल, वो भी, उन्होंने भी शराब वगैरह पी रखी थी। तो उन्होंने मतलब मजाक मजाक में जो है ना वीर जी हरदयाल को बोरी में डाल के बंद कर दिया, और पता नहीं कैसे फिर वो सारा जो है ना ये किस्सा कंप्लीट हुआ। मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्योंकि बहुत साल हो गए, लेकिन अब मेरे को ये याद नहीं आ रहा कि ये शादी के दौरान हुआ या शादी के बाद कोई आना जाना हुआ तब हुआ। लेकिन ये बात घटना घटी थी कि उन दोनों ने दारू पी रखी थी, तो दारू के बीच में जो है ना हरबंस लाल जी ने वीर जी हरदयाल को बोरी में बंद कर दिया और ऊपर से रस्सी बांध दी। फिर पता नहीं कैसे किस तरीके से जो है ना परिवार में उनको बाहर निकाला। वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हरबंस मौसा जी हमारे ददिहाल पक्ष से भी हमारे रिश्तेदार हैं, क्योंकि वो भी सहजवाल हैं, यानी कि सिजवल्ला हैं, और हम लोग भी सिजवल्ला हैं। तो खैर शादी में मजाक और क्रोध की बातें तो चलती रहती है। अच्छा, फिर दादी जो है वो पहुंच गई गंगानगर। लेकिन जहां तक मैं ये मानता हूं कि उस समय जो हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति थी वो बड़ी डावाडोल स्थिति में थी। कुछ वो समय भी ऐसा था। खैर तो फिर दादी बताएगी कि क्या क्या संघर्ष जो है वो दादी को करना पड़ा। हमें ये पता ही नहीं था कि हम संघर्ष कर रहे हैं। जीवन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। गंगानगर आए 3 दिन के बाद हमें कह रहे थे भाई भाभी जी को साथ लेके चलो सूरतगढ़, अपने घर जाना है। तो फिर हरदयाल वीर जी, भाभी जी का मैं बता दूं कि यहाँ मेरी दादी जी की बात हो रही है। हाँ, फिर सूरतगढ़ आए। नहीं, फिर हरदयाल वीर जी आ गए, कहते लोग ਤੁਹਾਡੇ घर ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਆਂਦਾ ਪਿਆ, फेरा पाना जे जाना है, जे लुधियाने वाले लैन आ गए, फिर उतो किवें लैन जाओगे, पहले फेरा पान फिर सूरतगढ़ भेजो। फिर उसे दिन वो लैन आ भी गए। अगले दिन फिर अस लुधियाने हो के आए। साडे च एक सस नाल जांदी है ते 2 बंदे, 3 बंदे असी लुधियाने गए, 2 दिन रह के वापस आ गए। फिर ओदे बाद असी सूरतगढ़ आए सीधे। सूरतगढ़ ये मेलाराम जी के पड़ोस में, हाँ, श्री मेलाराम जी के किराए पर आप रहते थे। अच्छा, फिर दादा कुछ आगे का किस्सा जो है वो बखान करें। एक ना मेरे को ये लगता है कि राम प्रकाश चाचा जी की बात किए बगैर जो है ना ये एपिसोड पूरा नहीं हो सकता। तो उनका भी थोड़ा सा कोई ना कोई दृष्टिकोण, घटनाक्रम, विचार जो है अवश्य रखे। परिवार का मुखिया या संचालक या जिसके आदेश चलते थे मेन, वो राम प्रकाश चाचा जी ही थे। और हरदयाल वीर जी, ताराचंद वीर जी अलग अलग मकान में रहते थे, पर सबकी चलती थी। जो आता था, बड़े आते थे, वो ऊपर रोक डाल लेते थे कि ऐसे करो ऐसे करो। राम प्रकाश पापा जी उस मकान में रहते थे जब हम शादी होके आए। वो ऐसा था कि राम प्रकाश की नौकरी भी सूरतगढ़ में थी, तहसील में, और मतलब उसी मकान में हम रहते थे इकट्ठे। तो जैसे ही हमारी शादी हुई तो उसके कुछ 5-10 दिन बाद ही राम प्रकाश की बदली जो है वो गंगानगर पहले ही हो गई थी। वो गंगानगर आ गए थे। अच्छा, पहले हो गई थी, पहले हो गई थी, गंगानगर आ गए थे, मेरे को याद नहीं आ रहा। लेकिन ये सारा जो है शादी ब्याह का बंदोबस्त, बस का करना, बारातियों के लिस्ट, कार्ड वगैरह छपवाना करना, ये सारा जो है ना। कार्ड छपे थे क्या? हाँ, कार्ड छपे थे। कार्ड में वो एक मजाक भी बनाई थी उन्होंने, वहाँ लुधियाना वालों ने, कि आपने तो शादी में
पूरे बारातियों की लिस्ट ही नाम छाप दिया, रिश्तेदारों के नाम ही छाप दिए। तो ऐसा मेरे को याद आ रहा है। ठीक 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 ठीक। फिर खैर संघर्ष क्या रहा आपका? संघर्ष तो ये रहा कि जब हमारी शादी हुई तो हम जैसर आ गए 1971 में, 71 में नहीं 69 में। 1/1/69 को हमारे तीनों फार्म जो थे ये बाइफरकेट हो गए अलग अलग, क्योंकि मेरी पोस्टिंग जैसर में थी तो जैसर में हम ट्रांसफ़र हो गए। तो 1/1/69 को हम जैसर आ गए। तो जब पहली बार राज और मैं जैसर आए तो उस टाइम फ्लड आया हुआ था। और फ्लड मैं बता दूं, फ्लड से मतलब ये है कि घग्गर नदी जिसे हम नाली भी कहते हैं, पहले पानी का बड़ा फैलाव रहता था। तो अगस्त में जो है ना मतलब का महीना था, तो नाली आई हुई थी। ये 5 की पुली का जो पुल है ना, तो इस टाइम पुल नहीं था उसमें, तो वहाँ किश्तियाँ चलती थी। तो किश्तियों में बैठ के हम वो लगभग 1-1.5 किलोमीटर का सफ़र तय किया। तो राज मेरे को कहने लगी कि ये तो बड़ा कठिन मामला है कि इस तरीके से मतलब अपने को सूरतगढ़ से जैसर आना जाना। तो एक फिर आगे जो है 5 किलोमीटर लगभग हम पैदल वहाँ जैसर पहुँचे। तो इस तरीके से हम अपने जो मकान किराए पे ले रखा था तो वहाँ पर हमने गए। और उस मकान में मैं बताऊं कि बाद में सुशील और वर्मा जी की जब शादी हुई शायद 69 में तो वो वहाँ पर मतलब उस कमरे में आए जिसमें सिर्फ एक कमरा और रसोई और बाथरूम था। तो हम वहाँ रहे एक दिन। वो यहाँ 69 में जैसर में रहे भी सही। अच्छा, ये भी एक यादगार है। और मैं उनको घुमाने के लिए ये पास में कौन सा रंगमहल स्वरूपसर में मतलब बाग दिखाने के लिए हम जीप से गए थे और फिर वापस आए। ये एक यादगार है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, और बताइए कि फिर जैसर में और कौन कौन आपके पास आया? राम प्रकाश चाचा जी या वो तो आंदे जाते रहते सी। मूर्ति चाची आई, वो 5-6 दिन हफ्ता रह के गई। मूर्ति चाची टिब्बे ते जांदे सी बाहर के लोटा रेते दा भर के ले आंदी सी, गंदे रेते दा। कहदी इस नाल भांडे बन जाएंगे। घर दे अगे भी रेता ही हुंदा सी, घर दे अगे खाला वगदा सी। मास्टर हेमराज दे मकान विच रहंदे सी। पहले एक दूजे मकान विच भी रहे सीगे। बड़ा मतलब संघर्ष। लेकिन एक संघर्षपूर्ण की, हाँ क्या प्रश्न है? संघर्षपूर्ण जीवन था, लेकिन फिर बदलाव आना कैसे चालू हुआ? क्योंकि मम्मी तो 10वीं पास थी जब आई थी, लोग जेबीटी भी की हुई थी, लेकिन जेबीटी को मान्यता नहीं थी, पर नौकरी उसी के बेस पे लगी थी। ठीक है। कौन से सन में ज्वाइन किया फिर मम्मी ने? 22/5/77 ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 1/8/76 ਨੂੰ ज्वाइन ਕੀਤਾ। 1/8/76 ਨੂੰ ज्वाइन। जैसर मंडी फार्म तो डेली अप डाउन करते से 28। क्योंकि इसमें मैं बताऊं कि इससे पहले मम्मी ने एमए तक पास कर लिया था। अरे वाह। तो एमए तक मतलब घर बैठ के मतलब मैट्रिक के बाद प्री यूनिवर्सिटी के बाद फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फिर एमए प्रीवियस और एमए फाइनल। तो उसके बाद राज कहने लगे कि मैं क्या करूं। मैं कहा तुम नौकरी ज्वाइन कर लो। फिर उसी दौरान कुदरती जो है ना नेक्स्ट डे पता लगा कि जैसर में स्कूल का आर्य समाज स्कूल सीगा, तो वहाँ वैकेंसी निकली। तो मैंने पढ़ा। तो मैंने उस छोटी सी मंडी भी थी, जान पहचान थी, तो वहाँ बात की, इंटरव्यू हुआ, तो उसने राज को वहाँ नौकरी पे रख लिया। और लगभग 300 रुपए या 334 रुपए 334 रुपए पहली तनख्वाह। तो उस समय तो 334 रुपए काफी बड़ी रकम। हाँ, गवर्नमेंट ग्रेड नाल 20 रुपए घट मिलते, क्योंकि वो जेबीटी की मान्यता के आधार पे नौकरी मिली। लेकिन फिर मुझे ये भी ध्यान है कि आर्य समाज स्कूल का सरकारीकरण हो गया। हाँ ठीक है, गवर्नमेंट ने उसे अंडरटेक कर लिया और मम्मी को हटा दिया गया। हाँ, नहीं हटाया नहीं सी, असि जानते रहे सी नौकरी टर्मिनेट करता सीगा। अच्छा, और लेकिन नोटिस दिया था 2 महीने का
कि मतलब आप इस 2 महीने बाद आपको आपका टर्मिनेशन अपने आप मतलब उसको मान्यता होगी। लेकिन इस दौरान में मैंने क्या किया, जैसे मेरे को पता लगा तो मैं बीकानेर एप्लीकेशन लेकर गया। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन नाम अनिल वैश्य थे, IAS ऑफिसर। श्री अनिल वैश्य, बिल्कुल अनिल वैश्य 1972 की बात है ये। नहीं 72 नहीं, 78 के आसपास की बात हाँ है। 78 77 में तो ज्वाइन किया से 78 76 में ज्वाइन किया। तो अनिल वैश्य से मैं मिले तो अनिल वैश्य कहने लगे कि क्योंकि भाई ये स्कूल को गवर्नमेंट ने अंडरटेक कर लिया है और इसकी सिर्फ जो नौकरी के लिए जो एलिजिबल मतलब रखते हैं एलिजिबिलिटी, उनको ही नौकरी रखा जाएगा और आपको जो है ना, क्योंकि JBT की मान्यता नहीं है राजस्थान में और इसलिए इनको नौकरी से हटाया जाता है। फिर भी हम आपके साथ इतनी हमदर्दी ज़रूर रखते हैं कि आप एक एप्लीकेशन कोई भी दो भाई इस विषय में दोबारा, तो हम आपको दोबारा उसका जवाब देंगे और कोर्ट में आप चले जाओ। वो इतना अनिल वैश्य मतलब हमारे से प्रभावित हुआ कि वो नहीं चाहते हुए भी बेचारा मजबूर था। लेकिन उससे पहले मैं वहीं बीकानेर में एक जो हनुमानगढ़ श्री आत्माराम जी हाँ। अग्रवाल और जानी हाँ। बाबू यानी कि हाँ। श्री जानकी नारायण जी श्री माली जो है। हाँ, तो जानकी ना श्री आत्माराम जी से मेरी मुलाकात हुई, जो प्रिंस हेडमास्टर थे वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि आप कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के दफ्तर में चलो और मैं वहाँ पर आता हूँ। तो हम तो बैठे हुए थे अनिल वैश्य के दफ्तर में, लेकिन आत्माराम जी जो है एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर जो आज रचना की जो पोस्ट है। हाँ नहीं, आप थोड़ा सा भूल रहे हैं, रचना की पोस्ट जो है एडिशनल डायरेक्टर की है अभी। हाँ अभी। हाँ, एडिशनल डायरेक्टर के पास वो पहुंचे तो उन्होंने कहा कि ये जो मतलब राजरानी भाटिया है, इनको नौकरी से टर्मिनेट किया है। तो इस नियम के अंतर्गत क्योंकि ये अपनी एज से मतलब ओवरेज हो चुके हैं, अब इनको नौकरी नहीं मिल सकती और ये इस कंडीशन में इनको टर्मिनेट किया है, तो आप इनको 2 साल का समय देकर इनकी जो है ना मतलब एलिजिबिलिटी ये अगर पूरी कर लेते हैं तो इनकी नौकरी को रेगुलराइज कर दिया जाए। तो फिर अनिल वैश्य को एडिशनल डायरेक्टर खुद उनके कमरे में आए जहां हम भी बैठे हुए थे, जो आज रचना का कमरा है, उसी कमरे में अनिल वैश्य बैठे हुए थे और एडिशनल डायरेक्टर आए और उन्होंने मतलब डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को समझाया कि इनको इस तरीके से 2 साल का समय दिया जा सकता है। तो फिर मतलब उन्होंने लेटर दिया, लेटर वो आज भी मेरे पास है, रखा हुआ है। तो लेटर दिया तो उसमें जो है ना उन्होंने यही किया कि आपको 2 साल का समय दिया जाता है, नौकरी आपकी टिल कंटिन्यू रहेगी और आपको 2 साल का समय दिया जाता है। 2 साल के अंदर अंदर आप अपनी क्वालिफिकेशन पूरी कर लें, या तो कौन सी JBT BSTC कर लें, BSTC या B.Ed, दोनों में से कोई एक कर ले। तो जैसे ही हमें पता लगा, हम गंगानगर आके B.Ed की फार्म भरे जा रहे थे, तो मैंने लगभग 10 जगह फार्म भरे। कहाँ कहाँ? गंगानगर, संगरिया, सरदार शहर, जयपुर, और जयपुर के पास एक जो भुसावर और एक और है जहाँ जिनका हवाई जहाज भी है। अच्छा, ये वनस्थली विद्यापीठ। तो इस तरीके से 7-8 जगह पर हमने B.Ed के लिए एडमिशन के लिए मैंने फार्म भर दिए। लेकिन हाँ, एक संगरिया भी भरा। संगरिया में जो है ना एडमिशन की मेरिट लिस्ट में इसका नाम आ रहा था, लेकिन वहाँ कोई सिफारिशी आने की वजह से उसमें डोनेशन मांगी। हाँ, डोनेशन मांगा था, लेकिन हमने डोनेशन नहीं दिया, लेकिन हमारा नाम जो है ना टर्मिनेट उसमें हटवा दिया कोई ऑब्जेक्शन लगा के। वो ऑब्जेक्शन मेरे को ध्यान में है पर लंबा हो जाएगा। तो फिर हम वहीं से सरदारगढ़ चढ़ाए, सरदार शहर। तो सरदार शहर में लिस्ट देखी तो वो मतलब इसका नाम था राज का, तो उसमें एडमिशन ले लिया। और उस टाइम सूरतगढ़ में पोस्टिंग थी और उस टाइम तेरा जन्म हो चुका था। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर मैं ध्यान दिलवाना चाहूँगा हमारे दर्शकों को कि
जब दादा और मतलब मेरे पिताजी और माताजी गए थे बीकानेर तो मैं भी साथ गया था, और मुझे वो घड़ियां वो समा अच्छी तरह से ध्यान है। हम लोग डायरेक्टरेट में थे, अच्छा, और मेरे को याद है। डायरेक्टरेट में पंखे जो है वो लगे हुए थे, और एक बड़ी शानदार लकड़ी की जाली लगी होती थी डायरेक्टरेट में उस समय। 78 के आसपास की बात कर रहा हूँ, गंगा सिंह जी के टाइम की वो जाली थी। और जिस कमरे में अब रचना बैठती है आजकल, यानी कि अतिरिक्त निदेशक का रूम है, तब वो श्री अनिल वैश्य का, अनिल वैश्य जो डायरेक्टर कि तत्कालीन एजुकेशन डायरेक्टर थे, वो बैठते थे। तो ये सारी चीजें मुझे अच्छी तरह से ध्यान है। और फिर जब दादी का एडमिशन हुआ था सरदार शहर, तो मैं कुछ दिन रहा भी था। और अभी सरदार शहर में मैं एक कार्यक्रम में था, तो स्वर्गीय श्री भंवरलाल शर्मा जो तत्कालीन विधायक थे सरदार शहर के, बहुत लंबे समय तक रहे, तो मैंने उनको बताया कि सरदार शहर से तो मेरा पुराना रिश्ता है। और 1980 में जब मेरी मम्मी जो है बीएड कर रही थी, तब मैं यहाँ 5 दिन रहा भी था। और उसके बाद तो आश्रम के बहुत सारे ऑफिसर, जय कौशिक, रीना छिंपा, मीनू वर्मा और मांगीलाल सुथार वहां पर एसडीएम रहे। तो बड़ा खुशी होती है मेरे को जब मैं निदेशालय जाता हूँ कि कभी यहाँ पर आए थे, और आज जो है रचना उस कमरे में बैठती है। या सरदार शहर जाता हूँ तो मुझे लगता है कि देखो हमारे विद्यार्थी अब यहाँ का प्रशासन और पुलिस व्यवस्था के दायित्व को संभाल रहे हैं। तो एक बात मैं बताना चाहूंगा कि मैं पढ़ना नहीं चाहता था। मैं आपको बिल्कुल ही क्लियर बता दूं कि मैं बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता था, और दादा ने भी मेरे को कभी पढ़ने के लिए प्रेस नहीं किया। लेकिन फिर पढ़ाई का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। तो आप मेरे को पढ़ने के लिए प्रेस क्यों नहीं करते थे, ये एक प्रश्न था। दादी तो करती थी, दादी तो वो करती रहती थी। मुनिया बहुत छोटी थी, 1981 में मुनिया का जन्म हुआ था, और मुनिया बहुत तेज तरार चालाक थी, जैसे कि वो आज भी है। और मुनिया मेरे को कहती थी कि भैया अब तू पढ़ने की हिम्मत कर ले। और पढ़ना मुझे जो है ऐसा जी का जंजाल लगता था। मुझे इंटरेस्ट था साहित्य पढ़ने में, लिटरेचर पढ़ने में, जासूसी उपन्यास और फिल्म्स देखने में। तो आप ये क्यों नहीं कहते थे कि भाई पढ़ा कर? नहीं, अगर ये बात बिल्कुल सही है, मैंने कभी भी तेरे ऊपर दबाव नहीं डाला। लेकिन मुनिया पर दबाव डाला, मुनिया पर डाला, ये सही है। लेकिन क्या था कि मेरे को एक बड़ी अपने आप में एक आत्मविश्वास था कि तेरी जिंदगी में तू कामयाब होगा। अगर ये तो तेरे अपने हिसाब से तूने शिक्षा को पकड़ा और उस लाइन में तू कामयाब हुआ। अगर कोई और भी अगर लाइन तू पकड़ता तो मेरे को ये पूरा विश्वास है कि उसमें बुलंदियों को तूने छूना था। तो इसलिए मैंने तेरे को कभी ना तो डांटा और ना ही मतलब कहा, मैंने प्रेस किया कि और उस बात को तूने सच साबित कर दिया कि आज लोग तो बच्चे कहते हैं कि हम माँ बाप की वजह मौज कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि आज नीटू की वजह से हम दोनों मौज कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत। लेकिन एक चीज अंत में मैं थोड़ी सी और, हाँ, अगर तू मेरे से प्रश्न करे तो मैं सुना सकता हूँ। हाँ बताएं बताएं। बहुत लंबा हो गया। ये लंबा अगर उस टाइम दिक्कत ये थी, फार्म में छुट्टी होती, सारे बच्चे इकट्ठे होते, 1.5 घंटा ट्राली में चलते, फिर 2 घंटे सुबह आने जाने में वेस्ट होते, 2 घंटे आने में। और मेरे को अब ये लगता है मुनिया जो आके रोया करती थी, इसलिए रोया करती थी कि बच्चे बहुत ज्यादा थक जाते थे। जो बच्चे भाग दौड़ करने, खेचल सहने के आदी नहीं होते, उनसे इतने धक्के नहीं खाए जाते। 2 घंटे आने में वेस्ट होते थे, 2 घंटे जाने में थकावट। दादा हाँ, ये मैं कह रहा हूँ कि जब 1969 के बाद सन 70 में, 1969 में हम रहते थे जैसर मंडी। 70 में जब मतलब हम जैसर मंडी गए तो वहाँ लाइट का बंदोबस्त नहीं था। जैसर फार्म में। तो वहाँ पर ये राज कहने लगी कि यहाँ समय कैसे पास होगा, क्या करें। तो इसने कहा, मैंने कहा कि तुम पढ़ाई करो। और इसकी एक रुचि थी कि जब हमारे
बच्चे होंगे, अभी उस टाइम तो भी पैदा नहीं हुआ था, तो आगे वो चलकर उनका भविष्य क्या होगा, तो इस नौकरी में तो भाई क्या गुजारा होगा, आगे बच्चे भी जो जब होंगे तो उनकी पढ़ाई की व्यवस्था क्या होगी। तो फिर इसको मैंने कहा कि तुम अपना जो है ना एजुकेशनल जो है ना लाइन को पकड़ लो और तुम मतलब पढ़ाई करो। तो इसने पढ़ना शुरू किया, प्रीवियस किया, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फिर एमए प्रीवियस के बाद फाइनल करना था। तो उस दौरान मैंने जब कुछ लाइनें लिखी थी वो मैं सुनाना चाहता हूँ। हाँ सुनाएं। तो मम्मी ने एमए फाइनल का एग्ज़ाम के लिए तैयारी शुरू कर दी थी और प्रीवियस, हाँ इस असली बात ये है कि मेरे को वो उस टाइम साप्ताहिक हिंदुस्तान आया करता हाँ था। बिल्कुल, साप्ताहिक हिंदुस्तान, हमारे घर दो धर्मयुग, दीनमान, हाँ धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान को मैं बहुत दिल से सरिता भी आती थी। सरिता भी आती थी, सरिता तेरे पढ़ने के लिए आती थी। तो मैं घर के बेड़े में मूड़े पर बैठा हुआ था। तो एमए प्रीवियस का रिजल्ट आया तो मैं संपर्क में रहता था वीर जी ताराचंद के, राजेश टीटू और इनके जो उनसे कि भाई जो भी कम्युनिकेशन होता था रिजल्ट वगैरह का उनके माध्यम से मिलता था। तो टेलीग्राम आया गंगानगर से कि राज रानी पास हो गई है इम्तिहान में। टेलीग्राम में यही लिखा था राज रानी पास। अच्छा, तो खैर मेरे को खुशी हुई। तो मैं धर्मयुग पढ़ रहा था, मेरे को बहुत अच्छा लगा, राज अंदर काम कर रही थी। तो मैंने उसी टेलीग्राम के पीछे जो है ना मैंने चंद लाइनें लिखी। वो लाइनें इरशाद। वो पहले भी मैंने शायद कई बार सुनाई हुई होंगी, लेकिन वो लाइनें क्या है कि राज तो अंदर थी, मैंने इसको आवाज़ दी कि भाई बाहर आए तो मैं इसको बताऊं कि तेरा एमए प्रीवियस पास हो गई है। तो मैंने वो लाइनें क्या लिखी, नीटू की मम्मी से कहा मैंने, क्या नीटू की मम्मी से कहा मैंने, अजी न्यूज़ सुनो सरकार, एमए के फर्स्ट ईयर में हो गई तुम पास। हो गई मैं पास, बोली नीटू की मम्मी मुस्कुराकर, खुशी मना लो नीटू के पापा, मन के लड्डू खाकर, एमए फाइनल में मदद करानी होगी, झाड़ू बिस्तर तो क्या रोटी भी पकानी होगी। वाह वाह वाह। देखिए उस समय एमए करना एक बहुत मुश्किल और जटिल काम था। और मैं यहाँ भी बता दूं कि दादा ने हमेशा दूसरों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया और खुद बीए की सहारनपुर से। मेरे को तो आज तक ये राज नहीं समझ में आया कि सहारनपुर से बीए करने का क्या औचित्य है। नहीं, उसका कारण ये एक्चुअली मैं ना हायर सेकेंडरी सप्लीमेंट्री से पास हुआ था। हाँ, जैसे मेरी भी बहुत सप्लीमेंट्री आई। तो सप्लीमेंट्री नहीं, ग्रेस से, सॉरी, हाँ ग्रेस से पास हुआ। और फर्स्ट ईयर का मैंने एग्ज़ाम दिया था, लाला जी जब लाइव थे, तो मैं फेल हो गया। उसके बाद मैंने 2 बार फर्स्ट ईयर टीडीसी का प्राइवेट फार्म भरा, मैं दोनों बार फिर फेल हो गया। तो जब शादी हुई 69 में, तो फिर राज की हेल्प से इसने मेरे प्रश्नों को, उत्तरों को हल में मदद की। तो मैं 1969 में पहली बार फर्स्ट ईयर टीडीसी पास किया। टीडीसी का मतलब होता है 3 ईयर डिग्री कोर्स। तो वो फिर उसके बाद मैं पढ़ना चाहता था, लेकिन नौकरी की वजह से मैं पढ़ नहीं पाया था। लेकिन बाद में मेरे को जो है ना, मेरे पास यूपी से एक अखबार आया करता था और उसमें ये लिखा था मेरठ यूनिवर्सिटी के लिए भाई ये कोरस्पोंडेंस कोर्स एलिजिबल है जिन्होंने 12वीं पास की हुई हो। क्या बात है। तो वो मेरे को जब लगा तो मैंने फिर कोरस्पोंडेंस से 4 साल मैंने मतलब दिल्ली, सहारनपुर, मेरठ और एक जगह और मैंने घूमने के लिहाज से मतलब यूपी के स्टेशनों में घूमते हुए ऐसे करके बीए पास किया। और मज़े की बात यह है कि फिर रिटायरमेंट के बाद मैंने मतलब जीवन विज्ञान में एमए भी किया, इसलिए कि आप सब लोग कंचन, नीटू, रचना, राजरानी ये सारे एमए थे, लेकिन मैं अकेला एक ग्रेजुएट था। लेकिन इसलिए जो है ना मैंने भी रिटायरमेंट के बाद एमए की जीवन विज्ञान में, वो इसलिए कि भाई मेरे को
जीवन के बारे में पता लगे, जिससे मैं अपने परिवार को आगे की ओर, ऊंचाइयों की ओर ले जा सकूं। अच्छा, चलिए अब लास्ट में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले दादी अपना संदेश दे दे, जो दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं, बातें सुन रहे हैं हमारी। सभी बच्चों को मन लगाकर मेहनत करनी चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ और कर्तव्यनिष्ठ बनना चाहिए। सच्चाई, ईमानदारी और नैतिकता, ये 3 जीवन के मूल मंत्र हैं। जो व्यक्ति इन मूल मंत्रों पर चलते हैं वो जीवन में सफलता पाते हैं। क्या बात है। और दादा क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी शादी के बाद, देखो आज जो लोगों की शादियाँ होती हैं तो वो आपस में एडजस्टमेंट नहीं कर पाते। उसका कारण ये है कि कोई पैसों की कमी या दूसरा और तीसरा या पारिवारिक कोई ना कोई बात निकाल लेते हैं, लेकिन एक दूसरे को सहन ना करने के कारण जो है ना घर टूट जाते हैं। ये एक सच्ची बात है कि ये राज बता सकती है कि जब हमारी शादी के बाद, जब हमारे पास लकड़ी खरीदने, वहाँ ऊँट पे लकड़ी आया करती थी, लद्दा खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, तो लद्दा तो खरीद लिया। वो राज आगे बताएगी कि उसको पेमेंट कैसे किया। पता नहीं कहाँ से मांगे, 2-3 गरज पैसे मांगे, कहीं से नहीं मिले। तनख्वाह मिलती थी, जैसे ही मिलती थी जाके दुकानदार का बिल भी पूरे नहीं चुकते थे, आधा उधार रह जाता था जो अगले महीने की तनख्वाह पे चुकाते थे। फिर वातावरण आता है, परिस्थितियां आती हैं, थोड़ा बहुत संकट सहन करना पड़ता है। जैसे अब भाभी जी पागल हो जाते थे, बीमार हो जाते थे, 2 महीने ठीक रहते थे, 2 महीने बीमार हो जाते थे। अब आजकल के ज़माने में लोग हों तो घबरा के दूसरे दिन भाग जाएं, भाई मैं तो इतने बड़े शहर से आई हूँ, मैं इतने संकट या ऐसा वातावरण नहीं देख सकती। पर निभाया तो क्या है, जो बीमार हैं वो बेचारे बूढ़े थे, चले गए, वातावरण शांत हो जाता है। चले नहीं मतलब संकट का सामना भी करना चाहिए। संकट चले गए। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया साक्षात्कार रहा और हमारे दर्शक जो है प्रेरणा लेंगे और आशीर्वाद। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि एक कंचन और प्रवीण मतलब हमारे पीछे खड़े हो जाए और एक फोटो हो, और मतलब या आगे खड़े हो जाए ताकि हम आशीर्वाद दे सकें।